हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बर्च रिडक्शन। मैं बर्च रिडक्शन शुरू करने से पहले आपको रिडक्शन की कुछ डेफिनेशंस बता दूं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरीज, रिडक्शन में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन में इसका क्या होता था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट याद रखना है, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से रिडक्शन का मतलब क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से एक चीज और ऐड कर दी गई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हम बर्च रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो चीजें होंगी, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसमें ऑक्सीजन का कोई खास इसमें रोल ही नहीं है। तो इसमें दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बर्च रिडक्शन होता क्या है, पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं। ये है बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज एरोमेटिक इन नेचर। लेकिन जब हम इस पे रिडक्शन करते हैं जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, नॉन एरोमेटिक। तो स्टूडेंट, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक। तो कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट और अच्छे स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स यूज करने पड़ेंगे ताकि बेंजीन ये रिएक्शन करे। तो इसमें रिएक्टेंट इज एरोमेटिक, प्रोडक्ट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। देखो इसमें एक पाई बॉन्ड टूट गया है, ठीक है, और हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसमें एक पाई बॉन्ड कम है, तो ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। इसीलिए ये डिफिकल्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है क्योंकि एरोमेटिसिटी से ये नॉन एरोमेटिसिटी की तरफ जा रही है। सेकंड, इसमें रिएजेंट और सॉल्वेंट्स कौन से यूज होंगे, इसमें जो सोडियम मेटल यूज होगा, ठीक है, इसके बारे में बात करता हूं ये क्या करेगा। और दूसरा, इसमें क्या यूज होगा, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज प्रोटिक सॉल्वेंट। स्टूडेंट, मैंने सॉल्वेंट के लेक्चर में बताया था प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ टू डोनेट प्रोटॉन्स, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के साथ साथ रिएक्टेंट की तरह भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, रिएक्टेंट, ठीक है। ये सॉल्वेंट और रिएक्टेंट दोनों की तरह काम कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट, ये हमें पता चल गया कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है, एरोमेटिसिटी से नॉन एरोमेटिसिटी। ये भी हमें पता चल गया कि इसमें एक सोडियम मेटल यूज होगा और एक लिक्विड अमोनिया यूज होगा एज प्रोटिक सॉल्वेंट। मैकेनिज्म शुरू करने से पहले मैं दो चीजें बता दूं, इसमें दो चीजें होंगी इसमें। पहली चीज यहां मैंने बताई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा इसमें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। स्टूडेंट ये याद रखना है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें होगा एडिशन ऑफ, क्या बोला था मैंने, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और ये कौन देगा हमें, प्रोटिक सॉल्वेंट अमोनिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड इसमें ऐड होंगे, वो हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दो चीजें होंगी, इलेक्ट्रोनेशन होगा यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा, सोडियम मेटल। एडिशन ऑफ प्रोटॉन होगा, वो कौन देगा, प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने बताया था अभी कि ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप्स में होगा, इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो जो इसमें सोडियम मेटल है विच इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक करेंगे। हमने रिएक्टेंट के लिए था बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, हम कोई भी एक कार्बन ले लेते हैं, सारे कार्बन इक्विवेलेंट है इसमें। मैंने इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अलग से शो किया हुआ है, वो आपको आगे जाके पता लगेगा क्यों मैंने शो किया हुआ है। सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, मैंने सिर्फ वो हाइड्रोजन शो किए हैं जहां पे और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आया फ्रॉम सोडियम मेटल, ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ जाके बाइंड करेगा। ये जो बाइंड नहीं करेगा उसको जाके मिल जाएगा। ये जो कार्बन है, इन्होंने ये आपस में पाई बॉन्ड क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, लेकिन इनको और हाइड्रोजन या कार्बन और नहीं मिल रहा जिनके साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। तो ये एक फोर्थ बॉन्ड आपस में बनाए हुए इन्होंने, पाई बॉन्ड
शेयर इट्स pz इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड से मिल रहा था वो अब इसको कहां से मिलना शुरू हो गया, सोडियम से। तो ऑब्वियसली ये कार्बन क्या करेगा, जैसे ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये वाला कार्बन ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ देगा। ऑब्वियसली जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, यहां पे मैंने वो इलेक्ट्रॉन इसको शो कर दिया, मिल गया। जैसे ही इसको पूरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब दिक्कत कहां पे हुई, ये वाला जो कार्बन था इसको तो नहीं मिला और इसका ये फोर्थ बॉन्ड भी टूट गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट वाला वो अकेला रह जाएगा, वो अकेला रह जाएगा। वो मैंने ये शो किया है। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। तो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अब दो मॉइटीज क्रिएट हुई, एक एनायन क्रिएट हुआ और एक क्या क्रिएट हुआ, फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो बन गया एनायन। इस कार्बन का फोर्थ बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल में। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो पाई बॉन्ड बना रहा था, शेयर हो रहा था, लेकिन अब वो अकेला रह गया, वो मैंने यहां पे शो कर दिया। इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल है। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इधर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इनमें आपस में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा अगर उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है। तो ये जो फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा इस कार्बन के ऊपर। आप ऐसा समझो कि इसका जो ये फ्री रेडिकल है यहां पे ये पाई बॉन्ड मूव करेगा, ठीक है, इस फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए, ताकि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ना रहे। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां बन गया, इन दोनों के बीच में। अब जब इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये वाला जो इसको मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। और जब ये टूटेगा तो फ्री रेडिकल यहां पे क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली अब इस कार्बन का जो चौथा बॉन्ड था वो टूट गया, तो क्या हुआ, फ्री रेडिकल यहां आ गया। तो कुल मिला के आपने इस स्ट्रक्चर को, इस स्टेप को ऐसे समझना है, इन दोनों में रिपल्शन की वजह से ये फ्री रेडिकल वाला जो मॉइटी है वो कहां शिफ्ट हो जाएगी, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। वो होगा एक्चुअली क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहां वाले इधर आएंगे फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए, और फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट हो जाएगा, नया फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट हो जाएगा। तो मैं उसको यहां पे इस तरह से शो कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पे क्या है, फ्री रेडिकल। अब मैंने बोला कि इसमें दो स्टेप होते हैं, इलेक्ट्रोनेशन हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। अब कौन आया, हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोटिक सॉल्वेंट, अमोनिया। ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये कहां पे जाएगा, नेगेटिवली चार्ज जहां पे कार्बन है, एनायन के पास, ठीक है। ये यहां पे आके अटैच हो गया, इसको मैंने रेड कलर में शो कर दिया। अभी स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे जो फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ था ये तो अनस्टेबल है, यहां पे तो वैलेंसी पूरी नहीं है कार्बन की, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये देखो 1 2 3, और ये फ्री रेडिकल वाला उसका एक अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अनस्टेबल मॉइटी है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा फ्रॉम सोडियम, सोडियम का काम ही इलेक्ट्रॉन देना है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ऑब्वियसली ये वाला कार्बन की एफिनिटी इस इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगी, ताकि ये वाला जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाए। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अब मिल गया उसको, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब फिर क्या होगा, फिर वही रिपीट होगा, फिर प्रोटॉन आएगा, यहां पे मैंने गलत बनाया, फिर प्रोटॉन आएगा कहां से, अमोनिया से, वो इस नेगेटिवली चार्ज के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और एक और हाइड्रोजन, ये जो रेड में है मैंने शो कर दिया। तो कुल मिला के क्या हुआ, यहां पे एक पाई बॉन्ड टूट गया और ये दो नए सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गए, ठीक है। स्टूडेंट आपने सिर्फ इसमें दो ही चीजें याद रखनी है। आपको अगर ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रोनेशन कैसे होगा और प्रोटोनेशन कैसे होगा, तो आपको ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। यहां पे स्टूडेंट बर्च रिडक्शन की एक और एग्जांपल करते हैं हम। ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया था, जो कि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम ले रहे हैं एल्काइन, लेकिन हम कौन सा एल्काइन ले रहे हैं, नॉन टर्मिनल। सो नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या होता है, मैं एक बार ऐसे बता दूं। सपोज करो एक एल्काइन हमारे पास कुछ इस तरह का है, ठीक है, कुछ इस तरह का एल्काइन है हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ये चेन के कॉर्नर पे है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन,
टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। लेकिन ये वाला एल्काइन कौन सा है, नॉन टर्मिनल, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहीं सेंटर में है चेन के, ठीक है। ये देखो इधर भी आर ग्रुप, ये भी कोई चेन हो सकती है आगे, ये भी आर, आगे कोई भी एल्काइल ग्रुप या चेन हो सकती है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहीं सेंटर में है या सेकंड लास्ट कार्बन पे है, लेकिन बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन के साथ वो अटैच नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। जब नॉन टर्मिनल एल्काइन के ऊपर बर्च रिडक्शन होगा, रिएजेंट वही है, प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम, साथ में सोडियम मेटल यूज हो रहा है, ठीक है। तो वही कुछ होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा, वही होगा। लेकिन रिएक्टेंट पिछले में हमने लिया था बेंजीन, यहाँ हम ले रहे हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। लेकिन प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट बन रहा है ट्रांस एल्कीन। क्या बन रहा है, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस का मतलब ये जो बल्कियर ग्रुप हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोटोप में शो हो रहा है यहाँ पे, बल्कियर ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड के एक्रोस हैं, ठीक है, एक ही साइड पे नहीं है, एक्रोस हैं। सो दिस इज ट्रांस एल्कीन। तो जब भी हम नॉन टर्मिनल एल्काइन के ऊपर बर्च रिडक्शन करेंगे, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। सुनिए, नोट कर लेना। अब ये ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो सब हमें मैकेनिज्म से समझ आएगा। बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो हमने पिछले रिएक्शन में अभी पढ़ा, वही दो स्टेप होंगे, इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन। लेकिन डिफरेंस ये ट्रांस में कैसे कन्वर्ट होगा उसको देखते हैं। ये है हमारे पास एल्काइन नॉन टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, सोडियम मेटल से, ठीक है। सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन में से कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है ना, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये दोनों इक्विवेलेंट कार्बन है। सपोज करो वो इस कार्बन के ऊपर चला गया, मतलब कि जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, आप ऐसा समझो कि ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाएगा, क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने जबरदस्ती वाले पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं। मैं पाई बॉन्ड को जबरदस्ती वाला बॉन्ड इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये एक तरह का एडजस्टमेंट होता है कार्बन के लिए, कि जब वो किसी और एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड नहीं बना पाता तो वो साइड बाय साइड ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देता है, टेम्परेरी सा, ठीक है। हम इसको टेम्परेरी बॉन्ड भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, इसलिए कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है, उसको कहीं से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिल जाए, चाहे पाई बॉन्ड टूट जाए। तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जो कि पाई बॉन्ड बना रहे थे, उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया जी सोडियम से। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, इसका एक ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो एक अनपेयर्ड एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जो कि पाई बॉन्ड बना रहा था, वो पाई बॉन्ड तोड़ के उसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। एक पाई बॉन्ड टूट गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑब्वियसली ऐसा होगा। लेकिन इस कार्बन का क्या, जैसा कि पिछले रिएक्शन में हुआ था, इस कार्बन के साथ बेचारे के साथ धक्का हो गया, इसका पाई बॉन्ड तो टूट गया लेकिन इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। ऑब्वियसली इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, अनपेयर्ड, वो मैंने शो कर दिया यहाँ पे। इसको हमने क्या बोला था पिछली बार, फ्री रेडिकल, ठीक है। और इसके ऊपर इसको इलेक्ट्रॉन मिला, पेयर्ड एक हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एनायन या कार्बो एनायन बोल सकते हो आप। अब ये स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये थोड़ा समझने वाला है। अब एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज एनायन भी है और उसके साथ ही कौन जुड़ा हुआ है, फ्री रेडिकल। क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल जब एक दूसरे के पास हो तो उनमें आपस में रिपल्शन रहती है। अब ये जिस पेयर्ड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन हैं, वो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ गई, सपोज करो वो ऊपर की तरफ गई, तो ये वाला जिसमें फ्री रेडिकल है वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि इनमें रिपल्शन है, ये दोनों एक साइड पे नहीं रह पाएंगी। इसकी ये जो पेयर्ड ऑर्बिटल है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली, और इसकी जो एक अनपेयर्ड है, इनमें रिपल्शन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये सपोज करो इस डायरेक्शन में चली गई और ये फ्री रेडिकल वाली जो ऑर्बिटल है फ्री, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ गई, नीचे। अब ऑब्वियसली एक ऊपर एक नीचे, तो आर क्या करेंगे, वो भी एक ऊपर और एक नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब ये वाला फ्री रेडिकल का ये वाला ऑर्बिटल जब नीचे जाएगा तो ऊपर ही जगह बचेगी, तो आर ये वाला ऊपर हो जाएगा और ये आर इस डबल बॉन्ड के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन एनायन का पेयर्ड ऑर्बिटल वाला और अनपेयर्ड ऑर्बिटल, इन दोनों में रिपल्शन हुई, ये तो एक्रोस चले गए, तो आर को भी एक्रोस जाना पड़ गया, इसलिए ये आर कहाँ चले गए, एक्रोस। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब क्या होगा, प्रोटॉन आएगा, वो फिर वही होगा, इलेक्ट्रोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन होगा, हाइड्रोजन आया, नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ आके अटैच हो गया, यहाँ पे H लग गया,
फिर क्या हुआ, इसके पास फ्री रेडिकल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड नहीं था। एक और इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ से आया, सोडियम से आया। वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके पेयर्ड हो गया। जब पेयर्ड हो गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये एक और प्रोटॉन आएगा, वो इसके साथ आके क्या बना देगा, ट्रांस एल्कीन। स्टूडेंट आपने जो ध्यान में रखनी है ना, वो बात क्या ध्यान में रखनी है कि ये आर एक्रोस क्यों गए। वो गए क्योंकि फ्री रेडिकल का ऑर्बिटल और एनायन का ऑर्बिटल में आपस में रिपल्शन रहा। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आर दोनों को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये ऊपर जाएगा तो इस आर को नीचे, ये वाला नीचे जाएगा तो इस आर को ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बर्च रिडक्शन, जिसमें नॉन टर्मिनल एल्काइन हमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, ट्रांस एल्कीन।